सर एमवी की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। 101 वर्ष के जीवन काल के दौरान सर एम विश्वेश्वरैया ने तकरीबन 80 से अधिक वर्ष एक उत्कृष्ट इंजीनियर, एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता और एक अनुकरणीय इंसान के रूप में बिताया। सर एमवी ने 20वीं सदी के पहले दशक में योजना मॉडल की बात कही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर एमवी की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को बाद में अपनाया। सर एमवी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में धातु कर्म विभाग, वैमानिकी, औद्योगिक दहन एवं इंजीनियरिंग जैसे अनेक नए विभागों को आरंभ करने का स्वप्न देखा था। विज्ञान एवं समाज की सेवा करने वाले संस्थान के रूप में पहचाने जाने वाले भारतीय विज्ञान संस्थान ने विश्वेश्वरैया को पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सर सीवी रमन के साथ मानद फेलोशिप प्रदान की थी। सर एम विश्वेश्वरैया सन 1923 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। कर्नाटक में ही बेंगलुरु से उत्तर पश्चिम की ओर तकरीबन 260 किलोमीटर दूर जाने पर स्थित है भद्रावती, जो शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर बसा है। भद्रावती को सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा चुना गया क्योंकि उनका मानना था कि औद्योगिक उद्यम की स्थापना और उसकी प्रगति के लिए स्टील बुनियादी घटक है। केम्मनगुंडी में आयरन का पाया जाना भद्रावती के चयन का प्रमुख कारण रहा। चूना बाड़ीगुंडी से आता था, डोलोमाइट शंकरगुड्डा में उपलब्ध था और शिमोगा के जंगल में काठ कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। विद्युत के लिए वहां जोग झरना हमेशा से ही था। इन सभी आधारों के साथ मैसूर वुड डिस्टिलेशन एंड आयरन वर्क्स नामक अद्वितीय औद्योगिक इकाई स्थापित की गई और जल्द ही पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ियों को आसवन के द्वारा काठ कोयले में बदला गया। सर एमवी के निवेदन पर भारतीय विज्ञान संस्थान में लकड़ी के ध्वंसात्मक आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रक्रिया का विकास किया गया। काठ कोयले का उत्पादन करने का एक अहम कारण था क्योंकि वांछित उत्पाद कच्चा लोहा था। वात्या भट्टी में कोयले की उपस्थिति में लौह अयस्क कम नहीं होता था क्योंकि कोयला यौगिक से ऑक्सीजन को दूर रखता था और कोयला उपलब्ध नहीं था। इसका काम किया काठ कोयला ने, जिसकी भूमिका बहुत कुछ कोयले के समान थी। भारत में अपनी तरह की यह पहली भट्टी थी जिसमें काठ कोयला आधारित वात भट्टी को सन 1923 में भद्रावती में स्थापित कर इसे एशिया का पहला संयंत्र बनाया गया, जहां काठ कोयले का उपयोग करके कच्चे लोहे का निर्माण किया गया। भद्रावती में उत्पादित कच्चे लोहे के इन विशाल भंडारों का उपयोग विभिन्न वर्गों के लौह और इस्पात के निर्माण में किया गया। लेकिन उत्पादन के कुछ वर्षों के बाद उद्यमहीनता के कारण घाटा होने लगा। मैसूर के महाराजा के पास सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन उस समय वो मैसूर के दीवान पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। फिर से सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक समस्या के हल के लिए आगे गए। मैसूर के दीवान कृष्णराज जयाचाम राजेंद्र वाडेयार के निमंत्रण पर सर एमवी ने मैसूर इस्पात कारखाने को उबारने के लिए बने बोर्ड के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाया। सर एमवी
भद्रावती में इस घर में रहते थे जो कारखाने के पास था। सेवानिवृत्ति के बाद इसी घर में रहकर सर एमवी ने स्टील कारखाने से संबंधित तकनीकी समस्याओं को हल किया। भद्रावती कारखाने के परिसर में इस कार्यालय में अपने सहयोगियों के साथ सर एमवी ने निर्माण दोष एवं संचालन से संबंधित कामकाज और प्रणालियों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन कर कारखाने को घाटे से उबारा। सर एमवी ने 7 वर्षों तक यहां रहकर लिए गए निर्णयों और कार्यालय से बाहर उनको अमल में लाकर इस कारखाने का भाग्य बदल दिया। पहाड़ी की तली से लौह अयस्क को पहाड़ी की चोटी तक लाने के मुश्किल काम को अंजाम दिया गया। खनखनाती आवाज के साथ अयस्क को ट्रामवे से भद्रावती तक लाकर इस गड्ढे में डाला जाता, जहां से इन्हें संसाधित करने के लिए उठाया जाता और औद्योगिक उत्पादों में उसे ढाला जाता था, जिससे राज्य की विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सन 1923 के आरंभ में मैसूर लौह कारखाने से प्रतिदिन 60 टन कच्चा लौह उत्पादित होता था। भद्रावती के लोहे की कीमत अमेरिका के कच्चे लोहे की कीमत से भी कम थी, चाहे कीमत में भारत से अमेरिका के परिवहन शुल्क को भी शामिल कर लिया जाए। इस कारखाने से अमेरिका के पूर्व तटीय जिलों को 5000 टन कच्चा लौह निर्यात किया जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के आगाज के साथ ब्रिटिश सरकार को इस कारखाने का महत्व समझ में आया। उस समय इसके उत्पादों से उन्हें युद्ध के दौरान काफी मदद मिली। भद्रावती को जल्द ही भारत का बर्मिंघम कहा जाने लगा।